अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरैन बख्श। नाज़रीन, कराची जो रोशनियों का शहर, पाकिस्तान की मईशत की शहरक और करोड़ों लोगों के ख्वाबों की ताबीर है, मगर आज यही शहर मसाइल के बोझ तले दबकर मसाइलिस्तान का मंजर पेश कर रहा है, जहाँ कचरे के पहाड़, टूटी सड़कें, पानी की शदीद किल्लत, बिजली की तवील लोड शेडिंग और बढ़ता हुआ स्ट्रीट क्राइम शहरियों की जिंदगी अजीरन बना चुका है। और इन तमाम मसाइल के बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जिम्मेदार कौन है। सूबे में बरसों से हुक्मरानी करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या शहर की सियासत में नुमाया किरदार अदा करने वाली मुत्तहदा कौमी मूवमेंट या फिर बल्दियाती सतह पर आवाज उठाने वाली जमात इस्लामी, हर एक अपनी जगह दावे और इल्जामात लगाता नजर आता है, मगर शहरी आज भी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। पानी के लिए टैंकर माफिया के रहमो करम पर हैं, बिजली के लिए एहतजाज पर मजबूर हो चुके हैं और सड़कों पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। सवाल ये है कि क्या ये शहर सिर्फ सियासी बयानबाजी की नजर हो चुका है या वाकई कोई संजीदा हिकमत अमली भी मौजूद है, और क्या कभी कराची अपनी खोई हुई रौनकें वापस हासिल कर पाएगा या रोशनियों का शहर हमेशा के लिए मसाइल के अंधेरे गलियों में भटकता रहेगा। ये तमाम तर जो सूरत हाल है कराची शहर की, और हम जो तमाम तर जिक्र करते हुए आते हैं कि कराची जो कि रोशनियों का शहर है वो अंधेरे में क्यों धकेला जा रहा है, क्यों बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो कराची को मैसर नहीं होती, पानी, बिजली, गैस, ये बुनियादी ज़रूरियात है जो आवाम तक नहीं पहुँचती। नाज़रीन, ये तमाम तर चीज़ें आज हम प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे और इसी पर बात करेंगे कि कराची जो कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू तो जनरेट करता है लेकिन उसको ओन करने वाला कोई नहीं है। प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं जाहिद मंसूरी साहब हैं, जिनका ताल्लुक एमक्यूएम पाकिस्तान से, आपको वेलकम करूंगी शो के अंदर। जावेद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, आपको भी वेलकम करूंगी जावेद साहब। इकबाल खान साहब मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, आपको भी वेलकम करूंगी। सबसे पहले जाहिद मंसूर साहब आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरीके से इस वक्त ओवरऑल हम सिचुएशन देख रहे हैं, कराची जो कि रोशनियों का शहर है अंधेरे में धकेला जा चुका है, कोई बुनियादी ज़रूरियात नहीं है, रोड्स की हालत आपके सामने है, कचरा आपके सामने है, पानी, बिजली, गैस, ये ऐसी बुनियादी ज़रूरियात हैं जो कि आवाम तक पहुंचनी चाहिए लेकिन आवाम तक हमें पहुंचती हुई दिखाई नहीं देती। क्यों इस शहर को कोई ओन करने वाला नहीं है? जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मदद करने के लिए। देखिए, बुनियादी चीज़ें जो है वो है नेक नियति। कराची के मसाइल को अगर हल करना है तो हमें इसके लिए नेक नियति को इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन बदकिस्मती से कराची को ये ओन करने को तैयार नहीं है 18 साल से। आप देखें 2008 से लेकर अब तक इनको NSE अवार्ड के मदद 30,000 अरब रुपये मिल चुके। वो 30,000 अरब रुपये कहाँ गए? इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने इनको लोन दिए, अपना एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन दिए, जायका ने इनको लोन दिए, इसके अलावा फ्रांस की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उन्होंने लोन दिए। हमने हमने मुतालबा ये किया कि भाई इसका पहले ऑडिट करवाया जाए कि जो पैसे आए NSE अवार्ड के मद में आए या जो भी चीज़ें आई उसका कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ पे लग रहा है, कुछ उसका कुछ नहीं पता चला। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, कराची की आबादी पूरे पाकिस्तान का 10% है और ये कराची टैक्स देता 8,500 अरब रुपए साल के, और पूरा पाकिस्तान 90% जो है वो सिर्फ 4,000 अरब देता है। आप देखें कितना बड़ा डिफरेंस है। और बदकिस्मती से ये कि कराची को 40 से 50 अरब मिलते हैं साल के, और वो जो बिल्कुल ना अपना पेंशन में चले आते हैं या सैलरीज में चले आते हैं। अब मैं एक मिसाल दूँ आपको कि 43 अरब रुपए का इसका बजट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का, यानी कि फी यूसी बनता है तकरीबन 17 करोड़ रुपए महीने के। आप अंदाज़ा कर लें कि जो है 17 करोड़ रुपए कहाँ जा रहे हैं, यानी कि कहाँ खर्च हो रहे हैं। एक यूसी आप चले जाएँ, किसी भी यूसी में चले जाएँ, जैसे फिर मेरा घर गुलिस्तान जौहर में है, तो मेरे घर पे तो अगवानी आता है, पैसे उनसे लेता है 2,000 रुपये कि भाई मैं आपका खर्चा उठा रहा हूँ, ये 2,000 रुपये मुझे दें। तो और फिर टैक्स अलग देते हैं KMC वाले। तो सवाल जाहिद साहब यही तो है कि आवाम टैक्स भरती है, वो टैक्स कहाँ लगता है? हमें कहीं लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एमक्यूएम ने इसीलिए मुतालबा किया कि जो पैसे आ रहे हैं, अब देखें यानी कि 18 माह हो गए इनको टैक्स देते हुए मुर्तज़ा वहाब साहब को के इलेक्ट्रिक बिलों में तकरीबन 18 अरब बनते हैं पूरे शहर के। आप लगाएंगे साहब, तकरीबन 4 करोड़ की आबादी है, तो बिजली के जो कंज्यूमर हैं वो 44 लाख हैं इस वक्त कराची में मौजूद, और तकरीबन 14 लाख के करीब जो है कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं। आप अंदाज़ा कर लें इनसे जो पैसे ले रहे हैं 750 रुपये लेते हैं इनसे अपना कमर्शियल कंज्यूमर से, और 350 से 400 रुपये लेते हैं डोमेस्टिक से। तो ये सब मिलकर तकरीबन 18 महीने में तकरीबन 18 से ज़्यादा बन चुका है। ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? हम एमक्यूएम ने मुतालबा ये किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस दी हमने, और हमने ये कहा कि भाई जो पैसे आ रहे हैं वर्ल्ड बैंक से आ रहे हैं, जो NSE अवार्ड के बाद पैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कहीं तो नजर आए। अभी मुर्तज़ा वहाब साहब लाहौर गए तो एक साफ़ी ने उसमें सवाल किया कि आपको क्या लाहौर की सड़कों पर गड्ढा नजर आया? तो वो खामोश हो गए। तो क्या वो गड्ढे नहीं भर सकते?
मुर्तज़ा अपना मुराद अली शाह साहब ने कई दफ़ा अनाउंस किया कि मैं इतने पैसे दे रहा हूँ, इतने पैसे दे रहा हूँ, इतने पैसे दे रहा हूँ। यानी कई दफ़ा उन्होंने अनाउंस किया, बारिशों के बाद भी उन्होंने 8 अरब का पैकेज का अनाउंस किया, लेकिन वो 8 अरब कहाँ गए? गुल प्लाजा के जो मुतासिरीन थे वो बेचारे अभी तक उनको वो कंपेंसेट नहीं मिल सका। यानी कि कराची का कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो मुतासिर ना हो कराची के। यानी कि BRT सिस्टम जो आप देख लें, BRT लाइन जो बन रही है, उसके $50 करोड़ एशियन डेवलपमेंट ने दिए। $50 करोड़ का मतलब ये तकरीबन 50 अरब रुपए तो ये हो गए। ठीक। अब वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? अब BRT सवाल वैसे तो की यही वैसी है कि पैसे कहाँ जा रहे हैं और वो लग कहाँ रहे हैं, क्योंकि हमें कराची जो है वो कभी भी संभलता हुआ दिखाई नहीं दिया। हम तो ये देख रहे कराची हैं की कि जो इस वक्त पोजीशन है वाज़ेह तौर पर सबके सामने है कि किस तरीके से मसाइलों के अंदर कराची गिर चुका है, और ये मसाइल बहुत अभी के नहीं है, सालों से चलते हुए आ रहे हैं, जिसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। जावेद साहब, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त आप भी इसी शहर के अंदर मौजूद हैं, सफर करते होंगे, सड़कों पर आप भी जाते होंगे, जिस तरह की सड़कें हैं, आप क्या समझते हैं कि इस सड़कों से गुजरना कितना आसान है? क्या हम हमेशा से इसी तरीके की सड़कों पर सफर करने के लिए पैदा हो गए? सफर से मुराद जो कि हम नॉर्मली जो सफर करते हैं उर्दू वाला सफर, या फिर हम इंग्लिश वाले सफर को देख लें इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे ये भाई ने अभी आदाद शुमार बताए कि फला जगह 50 अरब आ गए, फला जगह 30,000 अरब आ गए, फला जगह। तो अब अगर पीटीआई को देखा जाए तो पीटीआई तो सिंध में कहीं भी स्टेक होल्डर नहीं थी, कहीं भी गवर्नमेंट में नहीं थी। हाँ, उसने अपोजिशन जरूर की, और जब अपोजिशन में थी वो, तो उस वक्त आपने देखा था कि कराची में काफी अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर थी और हर चीज को फोकस किया। और अभी भी आप देखें कि वफाक के हर जो मंसूबे होते हैं उसको अगर कोई अपोजिशन का किरदार अदा करता है तो पीटीआई करती है। अच्छा, कराची में तो ये जो चीजें हैं ये हम बचपन से, जब से हमने होश संभाला है, देखते चले आ रहे हैं। पहले कुछ कम थी। अगर आप पुराने तंजो मिर्जा के प्रोग्राम देखें, उमर शरीफ के, और हमारी जो भाई बैठे हुए MKM के, ये उनके दौर की मैं बात बता रहा हूँ कि जब ये बल्दिया में भी थे, सिंध गवर्नमेंट में भी थे, वफाक में भी हिस्सेदार थे, तो ये हाल तो उस वक्त भी ऐसे ही था। उस वक्त भी अब तो अमन अमान की सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब हो गई, लेकिन उस वक्त भी कोई मतलब बहुत अच्छी, आप ये नहीं कह सकते कि जनाब कराची एक मिसाली उस वक्त शहर बन गया था। लेकिन अब मजीद और ज्यादा जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, आप देख रहे हैं कि वो शहर था जो दुबई बनने की पूरी सलाहियत रखता था। आपको भी इस बात का अंदाजा है। पोर्ट थे और यहाँ पे इंडस्ट्रियल हब था पूरा, जो पूरे पाकिस्तान को चला रहा था। पढ़े लिखे लोग थे, सब थे। लेकिन हमारे, क्योंकि जो मुल्क चलाने वाले, उन्हें पढ़े लिखे और काबिल लोगों की जरूरत नहीं है, तो इसलिए वो उनको साइड करके और फिर वो उन लोगों को लेके आते हैं जो सिर्फ यस्सर यस्सर कहते हैं। अभी आप देखें, ये जो मंसूबा है सपूरा वाला, तो इसमें 70 अरब का ये मंसूबा था जो 4 साल पहले, तकरीबन 4-5 साल पहले शुरू हुआ था। फिर इसके बाद अब ये 103 अरब का हो गया था। अब सुन रहे कि ये मंसूबा सिंध गवर्नमेंट से लेके FWO को दे दिया। उसका बजट जो है 1 अरब 40 करोड़ पे हो गया। अब आप मुझे बताएं, जब अच्छा आपने मंसूबा दे दिया, क्या उसकी तहकीकात होगी कि जो 103 अरब का, जो 70 अरब का जो बजट था, 103 अरब हो गया, और उसके बाद भी मंसूबा वहीं का वहीं रहा, तो वो पैसा किसकी जेब में गया? यहाँ पे होता ये है कि जब करप्शन हो जाती है तो उसको सिर्फ मतलब उस पार्टी को या उन इंजीनियर को या उन लोगों को हटा के दूसरे लोगों को लाया जाता है। और होना तो ये चाहिए कि इसमें ताखिर हुई, इसका बजट बढ़ा, तो इसकी किसकी गलती है? क्योंकि जाहिर सी बात है, इस वक्त जो हालात है आपके बिल में, कि एक गरीब आदमी किस तरह अपना पेट काट के बिजली के बिल दे रहा है, गैस के बिल दे रहा है, पानी के बिल दे रहा है, उसके अलावा वो खरीद रहा है वो चीजें। तो अब इसी तरह अगर हुकूमतें चलती रही तो आप देख लें, आज वो मुल्क जो हर तरह के वसाइल से माला माल था, लेकिन आज उसका आप देख लें कि ग्रोथ जो है, इंडस्ट्री ग्रोथ कितनी है, उसके रिजर्व कितने हैं। आप अभी देखें, पिछले दिनों जब आपसे पैसे मांगे गए थे दुबई ने, तो आपने दूसरे से लेके दे दिए। तो आप अपने आप को क्यों नहीं स्टेबल करते हैं? तो ये मुल्क चलाने वालों का है यही बात कि वो अवामी रिजल्ट को क्यों नहीं किया जा रहा? आने देते। शहर को ओन करना सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जहाँ पर इतनी सारी हमारी जमातें हों जो कि हर तरीके से काम को देख भी रही होती हैं, चीज़ों को टैकल भी कर रही होती हैं, लेकिन उसके बाद जब हुक्मरानी करने की बात आए तब तो सारे लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन जब ओन करने की बात आए तो कोई यहाँ पर मौजूद नहीं होता। जाहिद साहब, आपसे जानना चाहूंगी, आपने देखें, जी 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 आपका जिस दिन आपने
अगर मैं मुझे थोड़ा सा मौका देता हूँ बताऊं जी जी। कि जब हमारी गवर्नमेंट थी हमने कुछ तब्दीलियां की थी। नेब को तहकीकात की खुली छुट्टी दे दी कि जो है उनकी तहकीकात करके उनके जो चीजें मनतकी अंजाम तक पहुंचाई जाए। उसके अलावा हमने इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन की एक आइन वो पास किया था और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को, लेकिन हमारी हुकूमत जाते ही ये सब चीजें चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई? इसलिए कि हमें पता था कि ये सब चीजें करना हमारी सियासी मौत है। इसकी मैं मिसाल आपको छोटी सी देता हूँ कि अभी 4 साल पहले पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उस वक्त का मुआवजा कर ले कि उस वक्त अवाम के हालात कितने थे, पेट्रोल कितने थे, ग्रोसरी कितनी थी, गैस के क्या रेट थे। और उसके बाद ये जब गवर्नमेंट आई है तो आप इसका यानी जब खान साहब इख्तिदार में थे तो मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी आ रही थी, मुल्क का कारोबार भी चल रहा था, अमन और अमान की सूरत हाल भी काफी बेहतर थी। और जब ये गवर्नमेंट आई और खान साहब यानी पहले ये जेल में थे तो मुल्क अच्छा चल रहा था। अब ये लोग हुकूमत में आ गए, खान साहब को इन्होंने पाबंद सलासिल कर लिया, तो आज आप देख लें मुल्क की क्या पोजीशन है, ये पूरी दुनिया जानती है। तो जब तक आप अवामी राय का एहतराम नहीं करेंगे, इलेक्शन में जो रिजल्ट है उसको उन लोगों को हुकूमत में नहीं आने देंगे, तो फिर ये मुल्क इसी तरह चलता रहेगा। ठीक है, आपका पॉइंट मेरे पास आ गया। जाहिद साहब आपसे बात करूंगी और एक वाज़ेह पॉइंट जो कि आपसे जानना चाहूंगी, आपने बल्दियाती इलेक्शन का बाइकॉट किया। जी बिल्कुल। आप समझते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन का जो आप बाइकॉट हो चुका है, जो आपकी तरफ से किया गया है, लेकिन अब जो सिनेरियो हम देख रहे हैं कराची का और जो शहर का हम इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं जो तबाह होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर इसमें कोई ऐसी वो कहते हैं ना फैसिलिटीज़ नहीं है, नेसेसिटीज़ नहीं है जो कि आवाम तक पहुँच सके, आपको रिग्रेट है इस फैसले के ऊपर? नहीं, देखिए जो हमने फैसला किया था, जो अकॉर्डिंग टू सेंसस जो पॉपुलेशन होनी चाहिए थी हर यूसी की वो 45 से 50 हज़ार होनी चाहिए थी। ठीक है, पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ ये किया कि जो उनके अपने हल्के थे वहाँ वो बना रहे थे 10 से 15 हज़ार की आबादी पे एक यूसी, और जो हमारे एमपीओ के जो हल्के थे वहाँ बना रहे थे 80,000, 90,000 पे, 1 लाख पे, 1.5 लाख पे। हमने इस चीज़ की निशानदेही की, हम हाई कोर्ट में गए, हमने केस किया, कोर्ट ने हमारे हमें फैसला किया कि भाई हाँ बिल्कुल ये नाइंसाफ़ी हो रही है, आप इसको सही करें। पीपल्स पार्टी ने दोबारा भी वही हरकत करी, फिर हम दोबारा हाई कोर्ट गए, लेकिन वो पीपल्स पार्टी वाले करने को तैयार नहीं थे, तो इसलिए हमने बाइकआउट किया। उसके बाद हमने देखा होगा उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया 246 यूसीज के बाद तकरीबन 53-51 यूसीज का मजीद के जब नेक्स्ट इलेक्शन जब होंगे उस पर 51 यूसी मजीद ऐड की जाएंगी। तो ये हमारे मौके की फतह थी, इसलिए हमने बाइकआउट किया। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि उस वक्त बिल्कुल भी है ना वो इख्तियार देने को तैयार नहीं थे। अब ये मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, ये मेयर, इनके ये भी इन्होंने कई दफ़ा लेटर लिखे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को, वज़ीर आला को भी कि भाई मुझे इख्तियार दें, मुझे पैसे दें। तो ये भी मसला है कि पीपल्स पार्टी के हैं, और यानी कि 18 साल से पीपल्स पार्टी की वज़ीर बल्दियात भी हैं और मुराद शाह साहब खुद वज़ीर फाइनेंस भी हैं। उनके अंडर में 9 महकमे हैं और उनके जो टोटल बजट है वो 1076 अरब रुपये है। अगर वो चाहें, अगर हमने इनको 2 तजवीज़ें दी, हमने कहा भाई 6 महीने के लिए क्या सिंध को कर दें करप्शन फ्री शहर सूबा, 6 महीने के लिए, 6 महीने में कर देंगे तो कराची समेत पूरा सिंध संभल जाएगा। लेकिन हो ये रहा है कि वो करप्शन का जो रेट है इस वक्त 80% हो गया है। 80% होने से जो 20% जो पैसे बचते हैं उसमें ठेकेदार कितना लेगा। जाहिद साहब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हम ब्लेम गेम की सियासत को कब खत्म करेंगे, क्योंकि अगर हम ब्लेम गेम ही खेलते रहेंगे या इसी पर हम चलते रहेंगे तो हम कराची के ऊपर कैसे फोकस करेंगे? आपके पास भी टाउन है, एमकेएम के पास भी है, पीपल्स पार्टी के पास भी है, ये तमाम लोग दायरे तमाम चीजें हैं, दायरे जमात इस्लामी के पास भी, तो मतलब मुख्तलिफ हम जमातें देख रहे हैं जिनके ऊपर ये तमाम तर चीजें हैं। अगर ये तमाम तर चीजें होने के बावजूद हम कराची के लिए कुछ नहीं सोच पाएंगे तो क्या करेंगे? देखिए ब्लेम गेम की बात नहीं है। देखिए मैं आपको पहले मिसाल दूं पीटीआई की, हम एमक्यू ने उनको बिला मशरूत हिमायत की, हमने 7 सीटें थी, हमने उनको बिल्कुल 2018 में उनको सपोर्ट किया। ठीक है, उन्होंने खान साहब ने 2 दफ़ा पैकेज का ऐलान किया 1100 अरब रुपये का और 1 दफ़ा 650 अरब का। जब कराची में शदीद बारिश हुई तो उन्होंने कहा मैं ठीक है 1100 अरब का पैकेज दे रहा हूँ। वो 1100 अरब का पैकेज हो या 650 अरब का पैकेज हो, कराची में एक पाई नहीं लगी। ठीक है, कराची बिल्कुल वैसी के जैसे था वो वैसी का वैसी रहा। और पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ ये किया, होता ये है कि जितनी भी पार्टी है ना, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो या पीटीआई हो, हमेशा ये आते हैं हमारे पास कि हम आपके लिए दूर शहर के नहरें बहा देंगे, हम आपके लिए कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे। जब हम उनको वोट दे देते हैं तो वो भी हमें भूल जाते हैं। एमक्यूएम इसलिए एहतजाज करती है कि भाई कराची का आप जो हैदराबाद है जो शहरी इलाके, कम अज़ कम हमें पैसे ना दें, उनके मसले हल कर दें, उनकी रोडें बना दें, उनके जो सेफ्टी दे दें, उनका जो पानी दे दें। K4 कमन सुबह एमक्यूएम ने शुरू किया था 2008 में, K1 फारूक सत्तार में जब मेयर थे K1 K2 उन्होंने शुरू किया, फिर 97 में जब फारूक भाई वज़ीर बल्दियात बने उन्होंने K3 का मनसूबा शुरू किया, फिर जो 2008 में मुस्तफ़ा कमाल भाई और परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 2008 में K4 का मनसूबा का इफ्तिताह किया।
K4 का मंसूबा उस वक्त मैं सब यंग था उस वक्त, K4 का मंसूबा जब ये शुरू हुआ था। अब मैं इस एज को पहुंच गया हूँ, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। उस वक्त उसकी कॉस्ट थी 25 अरब रुपए। तो MQM ने 2005 में और 2010 तक MQM के पास ये शहर रहा। इस वक्त 5वें नंबर पे था पूरी दुनिया में तरक्यात शहरों में, और ये ऑन रिकॉर्ड बात है। आप कहीं भी चेक कर लें, गूगल कर लें, कुछ भी कर लें, तो आपको पता चलेगा कराची इस वक्त तरक्की कर रहा था। फ्लाईओवर का जाल बिछा हुआ था, अंडर पासिस बन रहे थे, रोडें बन रही थी, पार्क बन रहे थे, पानी का मंसूबे हो रहे थे। यानी मनोड़ा तक पानी पहली दफ़ा MQM ने पहुँचाया। लियारी में पानी नहीं था, लियारी पीपल्स पार्टी का शहर इलाका कहलाता है, लेकिन वो सबसे पहले पानी MQM ने पहुँचाया। तो MQM तो इस शहर के साथ लॉयल है, MQM इस शहर को ओन करती है, क्या हैदराबाद को ओन करती है। जमात को लॉयल नहीं होना पड़ेगा ना, लेकिन दूसरी जमातें जो है पीपल्स पार्टी को, अब देखिए एक चीज़ में रहेगी, PTI के पास इस वक्त 3 टाउन मौजूद है। मोमिनाबाद का टाउन मौजूद है, अपना शाह फैसल है, सदर टाउन है, 3 टाउन के पास मौजूद है। मैं उसी पे सवाल आपसे करूंगी। आपकी जमात के पास भी 3 टाउन है, आपके जो टाउन्स हैं उसके जो चेयरमैन हैं आपकी उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है जिस तरीके से वो कारकर्दगी कर रहे हैं कराची के अंदर? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने जो हमारे भाई हैं MQM के, इनकी बात के इनके जितने भी बुनियादी नकात थे, पार्टी जब इनकी वजूद में आई थी, जाहिर सी बात है इनकी पार्टी जो थी कराची और हैदराबाद और मीरपुर खास से आगे इनकी कोई बात नहीं थी। तो इनका एक छोटा सा इलाका था और उसमें बल्दिया भी इनके पास थी, सिंध गवर्नमेंट में भी इनके मिनिस्टर होते थे। तो मुझे आप वो मसला बता दें कि फारूक सत्तार से लेके मुस्तफ़ा कमाल तक, मुस्तफ़ा कमाल के उसमें अगर आप कहते हैं तो फिर वो जमात इस्लामी क्लेम करती है कि वो नेमतुल्लाह खान ने शुरू किए थे प्रोजेक्ट, और उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल ने उसको कंप्लीट किया था, लेकिन शुरुआत जो थी वो जमात इस्लामी के नेमतुल्लाह खान साहब ने की थी। तो क्या वजह थी कि वो जो चीज 20 साल के बाद शुरू हुई, वो 20 साल को, कराची तो हमेशा से रेवेन्यू देने वाला शहर रहा है, कोई ऐसा तो नहीं कि पहले वो रेवेन्यू और तकरीबन 65-70% रेवेन्यू देता था। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब मुस्तफ़ा कमाल ने इतना अच्छा काम किया था और इतनी आपकी हुई थी, उसके बाद फिर आपने इलेक्शन का बाईकाट क्यों किया? अच्छा, जहां तक मरदमशुमारी की बात जैसे हमारे भाई ने की, तो मरदमशुमारी का मुझे इनके 20-25 साल जो गुजरे थे, जिसमें ये सिंध गवर्नमेंट का भी हिस्से थे, वफाक का भी थे और बल्दिया भी इनके पास थे, मुझे कोई एक बता दें कि जिसमें सही मरदमशुमारी हुई। तो ये सब सियासी हरबे होते हैं अपने आप को अवामी उससे बचाने के लिए, लेकिन अब अवाम इन चीजों में आने वाली नहीं है। आप देख रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन के बाद जब इन्होंने जनरल इलेक्शन में लिया तो उस वक्त भी ये सारी सीटें हार गए थे। ये पूरी दुनिया जानती है कि कराची की 15 की 15 MNA की सीटें और MPA की सीटें जो थी वो तकरीबन PTI की है। अब आप मुझे बताएं कि अगर अवाम को इन्होंने डिलीवर किया, अवाम और कराची में इन्होंने अमन अमान की मिसाली सूरत हाल बनाई, तो क्या वजह थी कि अवाम ने इनको वोट देने के बजाय PTI को वोट दिया? तो ये आप टीवी पे बैठ के तफसीर तो कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कराची जो दुबई बन सकता था वो सिर्फ और सिर्फ तो आवाम तक पहुंचता भी डिलीवर किसी जमात ने आवाम को नहीं किया। आवाम आज भी मसाइलों में घिरे हुए हैं, आवाम को बिजली का मसला, गैस का मसला, हर मसला आवाम तक है। स्ट्रीट क्राइम आपके सामने है कि कितनी क्या शरह है उसकी कि घर की दहलीज पर आकर जो है वो लोग लूट कर चले जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। आप मुझे बताएं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी है, तो पीपल्स पार्टी के ये कोलिशन पार्टनर है, मतलब पूरे टर्नओवर में बल्दिया तो खैर इनके पास टोटली थी, लेकिन इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट में भी थे और वफाक में भी ये पार्टनर रहे। तो इसके बाद अब ये अगर ये कोई वजाहतें पेश कर रहे हैं तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये तो फिर वही हो गया ना, जैसा कि खान साहब कहते हैं कि जनाब जब बड़े चोरों को असेंबली में भेजना है तो फिर छोटे जो बेचारे जेलों में बंद है उनको भी रिहा करते हैं और उनको भी बोलते हैं कोई अच्छा काम करे। तो देखें, हर मुल्क में जजा और सजा का एक कानून होता है, अदालतें होती हैं, वो फैसले करती हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपका पूरा निजाम करप्शन से के गिरफ्त में है, तो इसलिए अदालतें भी वो अभी आप देख लें उम्मे रुबाब का केस कि उम्मे रुबाब के जो 3 घर के अफराद का मर्डर हुआ था उसमें सारे मुल्जिमान बरी हो गए, जबकि आई विटनेस उनकी अपने फैमिली है। तो अब इस तरह के निजाम में आप किस तरह इन करप्शन का खात्मा कर सकती हैं? ऐसा ही है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको अदालती निजाम दो काम करने, आपका पॉइंट आप सिर्फ 2 काम कर लें, एक अदालती निजाम बेहतर कर दें और अवामी राय का एहतराम कर लें, उसके बाद आप देखें इंशाअल्लाह ताला तमाम लोगों को जो है वो एक पेज पर आना पड़ेगा, सारी जमातों को कराची में एक पेज पर आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये एक पेज पर नहीं आएंगे जावेद साहब कोई चीज भी जो है वो कराची के लिए बेहतर नहीं हो सकेगी। जाहिर साहब आप हमेशा से तनकीद करते हुए हमें दिखाई दिए हैं, सवाल उठाते हुए भी हमें दिखाई दिए हैं, लेकिन कभी भी अवाम के लिए सड़कों पर हमें दिखाई नहीं दिए। जमात इस्लामी गैदर करती है लोगों को, अवाम के मसाइल के लिए बाहर निकलती है, बैठती है, हमने देखा भी है और
और चाहे वो बिजली हो, पानी हो, गैस का मसला हो या दीगर स्ट्रीट क्राइम के इश्यूज हो, उस पर जमात इस्लामी हमें कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करती हुई दिखाई देती है, लेकिन हमें एमक्यूएम कहीं भी प्रोटेस्ट करती हुई दिखाई नहीं देती, आवाम के लिए खड़ी होती हुई दिखाई नहीं देती। तनकीद की सियासत तो हर कोई करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, और देखिए आपने जो बात बोली ना एहतजाज की, सबसे ज़्यादा जो एहतजाज अगर किसी ने किए हैं कराची में तो सबसे ज़्यादा एमक्यूएम ने किया। और शायद आपको याद होगा कि चीफ मिनिस्टर हाउस पे हमने एहतजाज किया था इसी बलदियाती मसाइल के ऊपर, सेफ्टी के मसले के ऊपर हमने यहाँ पे किया था। हमारे इसमें साथी भी शहीद हुए थे और हमारे शहर के इंचार्ज थे, उनका गोला लगा था आँख में, उनकी एक आँख भी ज़ाया हो गई थी। तो ये जितना एहतजाज हमने किए ना, इसके अलावा किसी पार्टी ने नहीं किया होगा। बाकी जो अब हमने लाहौर तक जाके केले के खिलाफ, अब इस्लामाबाद में जाके हमने केले के खिलाफ हाल में कहाँ है एमक्यूएम, यहाँ क्यों नहीं निकल रही? देखिए मैं आपको बताऊँ, अभी ये तक 1 साल 1.5 साल पुरानी बात है ना, हमने जो एहतजाज किया था। हमेशा होता ये है कि जब जरूरत पड़ती है एहतजाज की तो हम लोग निकलते हैं, करते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल जब चली थी, मुल्क की सूरत हाल, आपको याद होगा 9 मई को इंडिया ने हमला किया हम पे, ठीक है, उस पर इंतहाई शदीद सूरत हाल ख़राब थी। इसके अलावा फिर ये अभी नई चीज़ें शुरू हो गई। तो एमक्यूएम एक ज़िम्मेदार सियासी जमात है और वो कोई ऐसा चीज़ क्रिएट नहीं करना चाह रही कि फ़िलहाल के जो है कि मुल्क पे कोई मसला हो, मुल्क के अमन अमान में कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ हो। और हम जो एहतजाज कर रहे हैं इस वक्त हम कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए या बयानात के ज़रिए या टीवी टॉक शो या जो भी चीज़ हमारे लिए अवेलेबल हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब यह मुल्क इस बुरा से निकल आएगा तो आप देखें पेट्रोल की कीमतें बढ़ी जा रही हैं, लोग परेशान हैं, लोग इंतहाई जो है इस वक्त समझ लें, जो बाइक या फूड पांडा वाले, इसके अलावा रोज़ ऑफिस जाने वाले लोग, अब 400 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। तो इसकी क्या कौन इसका करेगा तदारुक? जाहिर तो ये इसके लिए हम सबको निकलना पड़ेगा ना। ये खाली एमक्यूएम का मसला नहीं है, पूरी पाकिस्तान का मसला है। ये पूरा पाकिस्तान जो है इस चीज़ के लिए करे और आगे चाह के करे। और दूसरी बात ये सिंध का जो मसला है, देखिए जमात इस्लामी के पास 9 टाउन है, ठीक है, और 9 टाउन की कारकर्दगी देख लें, 3 टाउन इनके पास है पीटीआई के पास, जो 12 टाउन के पास है, आधे टाउन समझ 26 टाउन है, सब 12 टाउन इन दोनों के पास है। इन 12 टाउन की जब हालत देखेंगे तो आपको खुद अंदाजा होगा कि ये तो बिल्कुल ही अंधेरा है यहाँ पे भी। ठीक है जाहिद साहब, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आप विफाक से क्या लेकर आ रहे हैं? ठीक है, आपने कह दिया कि प्रोटेस्ट हम करते हैं, हम निकले भी हैं माजी के अंदर, लेकिन आपकी वजारतें हैं विफाक के अंदर, आपकी एक पूरा एक रोल है वहाँ पर, तो उनसे आप क्या अप्रोच लेकर आ रहे हैं? हमने बात करी के लिए कर रहे हैं जी, हमने बात करी वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब से कि भाई कराची का सूरत हाल बहुत ख़राब है, आप इसके लिए कुछ करें। तो उन्होंने हमें 40 अरब का फंड दिया, हमें बजट, हमारे एमएनएस को, कि भाई 40 अरब का आपका फंड है, आप ये काम करें। अच्छा, हम जब ये फंड यहाँ पे आया तो सिंध हुकूमत ने इसको रुकवा दिया। मुरादी साहब ने खत लिखा शहबाज शरीफ साहब को कि भाई ये पेड सेल जो है इसको अब बिल्कुल रोक दें। तो फिर एमक्यूएम ने बात करी जाके, हमारे खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई चेयरमैन जाके बात करी कि ये काम तो उनके ज़रिए हो रहा है, पेड सेल ये पूरा वफाकी इदारा है, हर सूबे में मौजूद है ये। फिर उनकी समझ में आया, फिर उन्होंने काम करने की इजाज़त दी। उससे ये हुआ कि जो कराची में जो काम थोड़े बहुत हो रहे हैं, ये तो क्लिक कर रहा है वर्ल्ड बैंक के ताउन से, या एमक्यूएम कर रही है। आप जाएंगे गलियों में कुछ काम हो रहा होगा पेवर का या गली सरकारी का या रोडों की अपना सीवरेज के पानी का मसला, तो वो 40 अरब रुपए जो है हमारे एमएनए 25-25 करोड़ की किस्तें आ रही हैं हमारे एमएनए के पास, अब वो हम काम करवा रहे हैं जहाँ जहाँ हमारे एमएनए मौजूद है, ये काम हम कर रहे हैं। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं, हम इसलिए हम जो लोग हमारे पास आते हैं। ठीक है जाहिद साहब, आपने कहा कि हमारी वजीर आजम से मुलाकात हुई, उनको हमने कराची के बारे में बताया, उनके मसाइल से आगाह किया, तो उनका क्या रिएक्शन है, उनकी क्या बातें हैं कि वो आपसे क्या डिस्कशन करते हैं? वो खुद परेशान है कराची के हवाले से कि कराची के लिए मसला, लेकिन मसला ये आता है सब बैनुल-अक़वामी मसाइल में वो लोग उलझे हुए हैं कि वो तवज्जो नहीं दे पा रहे वो फिर, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि एमक्यूएम जाके बात करती है, उनसे फंड लेके आती है। अभी उन्होंने 1 अरब 40 की बात की, उन्होंने कहा पहले ये किस्त में पैसे दे रहे हैं हमारे एमएनए को 25-25 करोड़ रुपए, ये 25 करोड़ के काम कर ले। अच्छा, इसमें ये होता है कि पैसे जो होते हैं वो पीआईडीसी के पास होते हैं, एमएनए के पास पैसे नहीं होते। इसमें लोग करते हैं प्रोपेगेंडा लगा भी करप्शन हो रही है हो रहा है, हालांकि इसमें एमएनए का कोई रोल नहीं होता। सीधे होता है कि हम जो तरक्याती स्कीमें होती हैं हम एमएनए जो होते हैं उनको हैंड ओवर कर देते हैं, फिर वो लोग इंप्लीमेंट करवाते हैं, ठेकेदार भी वो लोग अरेंज करते हैं, पेमेंट भी वो खुद करते हैं, सारा काम वो लोग खुद करते हैं। एमक्यूएम का काम सिर्फ इतना होता है कि वो स्कीम, हमारे जो सेक्टर यूनिट ऑफिस हैं, सेक्टर जो है वो बना के देते हैं स्कीमें कि भाई हमारे इलाके में ये मसाइल है वो कर रहे हैं। तो यानी कि समझ लें BRT की मैंने मिसाल दी आपको कि वो 6 साल से सिसक रहा है, ठीक है। फिर अब करीमाबाद अंडरपास को देख लें, पूरा वो कमर्शियल एरिया है वो, और 3 साल से वो भी बहुत परेशान है। उजड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। मोरल ऑफ द स्टोरी है कि कराची इस वक्त मनोवर चौरंगी चले हैं, मनोवर चौरंगी अंडरपास चले करने के लिए कोई यहाँ पे खड़ा नहीं है। मनोवर चौरंगी चले हैं, अंडरपास चले हैं, वो भी मनोवर चौरंगी जैसे कि कह रहे हैं कि वहाँ से फंड्स रुकवा दिए गए मुराद अली शाह साहब ने और वहाँ से भेजे गए थे विफाक की जानिब से, तो आप लोग कभी बैठे बात की आप लोगों ने कि क्या वजूहात है, क्यों फंड्स रोके गए हैं, क्यों कराची पे कुछ नहीं लग रहा, कराची को ओन क्यों नहीं किया जा रहा? जी, हम लोगों ने सिलसिले में बात की,
हम पे जरदारी साहब से हमारी खालिद मकबूल भाई जो हमारे चेयरमैन, उसकी मुलाकात भी हुई। हमने उसमें उनसे ही कहा कि उस पर कि बड़े सालों बाद उससे मुलाकात हुई थी जरदारी साहब से। जरदारी साहब ने हमेशा ही कहा कि हम एमकेएम को साथ लेके चलेंगे, लेकिन 2008 से लेकर अब तक जो है हम हमेशा अपोजिशन में रहे या थोड़ा बहुत कभी हुकूमत में रहे, लेकिन 20-15 साल से हम लोग हुकूमत में शामिल नहीं है बलदियाती सतह पे। और पीपल्स पार्टी हमें कोई भी फंड नहीं देती हमारे एमपीएस को। जो फंड हमें मिलता है वफाक से मिलता है, वहीं से हमारे पैसे आते हैं, वही हम इलाकों में काम कर रहे होते हैं। तो हमने जरदारी साहब से मुलाकात की, जरदारी साहब से हमने यही कहा, जरदारी साहब खुद परेशान थे। आपको याद होगा 3 महीने की डेडलाइन दी उन्होंने, वज़ीर सिंह को भी दी थी और मुर्तज़ा वहाब को भी दी थी कि 3 महीने का मैं आपको डेडलाइन दे रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। सोशल मीडिया पे चल रहा है कि कराची बिल्कुल उजड़ गया, कराची तबाह हो गया। तो क्यों कौन करेगा इसको काम को? तो आपको लग रहा है कि 3 महीने के अंदर ये काम मुकम्मल हो सकेगा? तकरीबन 3 महीने से 2.5 महीने तो गुजर गए, इसमें अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। मुर्तज़ा वहाब ने सामने भी जून का दावा किया कि जून तक हम कर लेंगे, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ जून की 2050 के जून का दिया उन्होंने, लेकिन साल 2050 लग रहा है कि 2050 तक ये रहे तो मजीद जो है वो सूरत और मजीद ख़राब होती जाएगी। पीपल्स पार्टी से जब तक कराची और सिंध को निजात नहीं मिलेगी, पीपल्स पार्टी से कराची और या सिंध कभी तरक्की नहीं कर सकता। हमें इसको करप्शन फ्री बनाना पड़ेगा। लाहौर चले जाएंगे ना, वहाँ करप्शन फ्री है। तो जाहिद साहब, सवाल ये पैदा होता है कि निजात के लिए स्ट्रैटेजी क्या है, सॉल्यूशन क्या है, किस जमात के पास क्या सॉल्यूशन है जो कि सामने रखा जाए, एक रोड मैप बनाया जाए कराची के लिए, जो कि हमें बनता हुआ दिखाई नहीं देता। देखिए, इसके लिए हमने पहले भी तजावीज़ दी। हमारे जो थे चेयरमैन साहब और दूसरे लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि कराची को तो वफाक के अंडर में दिया जाए या कराची को एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिया जाए, या तीसरा जो इसका जो है इसको बख्तियार बलदियाती सिस्टम दे दिया जाए 140A के तहत। उसके तहत ये होता है कि कराची पूरी मेट्रोपॉलिटन सिस्टम बन जाएगा और उसके तहत सारे जितने भी डिपार्टमेंट है उसके अंडर में होंगे। वो एक फाइनेंशियल पावर रखेगा और फाइनेंशियल काम कर सकता है। एक तो ये चीज़ हमने 3 को ये दी है कि भाई एक सूबा बना देंगे कराची को। जाहिद साहब, इस वक्त तो हमें कराची लवारिस नजर आ रहा है, कोई वारिस हमें दिखाई नहीं दे रहा। जावेद साहब, आपके पास क्या स्ट्रैटेजी है? आप एक तरफ कहते हैं कि ज़ाहिर पीपल्स पार्टी जमात ने कोई चीज़ ओन नहीं की, कराची का ये जो नक्शा है वो पूरा तब्दील होकर रख गया है, रोशनियों का शहर अंधेरों में चला गया है। अब इन तमाम चीज़ों से बाहर कैसे आना है, सॉल्यूशन क्या है? अच्छा, इसके लिए हमने सोल्यूशन दिया। इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त आपने देखा 2018 के इलेक्शन में भी देखा, आपने 2024 के इलेक्शन में भी देखा कि पाकिस्तान की आवाम ने तमाम मजहबी और लिसानी जमातों को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कौमी जमात को वोट दिया। मतलब आप ये अगर देखें कि अगर मियाँ साहब के दौर देख लें तो उन्होंने सिर्फ पंजाब को ही पाकिस्तान समझा। इसी तरह अगर पीपल्स पार्टी का दौर देख लें तो वो सिंध को पाकिस्तान समझते थे। तो इस दफा अवाम ने इन सब को मुस्तरद करके एक जमात को वोट दिया और अगर आप उसको मौका देते और उसके 5 साल का फिर मवाजना करते हैं इनके 17 साल से, तो इंशाअल्लाह ताला वो उससे बहुत बेहतर होता। क्योंकि अवामी राय से जब आप चलेंगे तो जाहिर सी बात है जब अवाम को आप डिलीवर नहीं कर सकेंगे तो अगले अवाम आपको वोट नहीं देगी। लेकिन जब चंद लोग बैठ के या चंद खानदान फैसला करेंगे तो फिर वो उन्हीं लोगों को लेके आएंगे जो उनके पेरोल पे चल रहे हैं। और ये आपने देखा अभी जब रिजीम चेंज आया था तो आमिर त्यागा अली मरूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, कि उन्होंने एक साहब ने सवाल किया था कि आप भी यहाँ पे आए, तो उन्होंने उस वक्त जवाब दिया था कि मैं आया नहीं हूँ, लाया गया हूँ। तो इससे अंदाजा हो जाता है कि हमारे सिस्टम में अवामी राय की कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ चंद अफराद की खुशी की वजह से। और आप देखेंगे जब वो लोग इक़्तिदार में आते हैं तो फिर वो ब्यूरोक्रेसी को नवाजते हैं, उनके लिए गाड़ियां लेते हैं, उनकी बारात देते हैं, उनको फ्लैट देते हैं। तो जब अवामी राय पे आएंगे तो फिर वो अवाम का ख्याल करेंगे। तो इस सिस्टम में मैंने अभी आपको जैसे कहा कि सिर्फ 2 चेंज लेके आ जाएं, एक अवामी राय और एक अदलिया को आजाद कर दें, तो इंशाल्लाह आपको ज्यादा अरसा नहीं लगेगा, पाकिस्तान बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अच्छा जावेद साहब, आप क्या समझते हैं कि जाहिर है दीगर जमातें भी हैं, एमकेएम हो या फिर जमात इस्लामी हो, क्या इन्होंने भी ठीक से डिलीवर नहीं किया कराची को? क्या कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई कोताहियां, आप जैसे कह रहे हैं? हाँ, बोले जी नहीं, देखें जमात इस्लामी का आपको याद होगा जब मेयर जमात एमकेएम से पहले ये कराची शहर जो था जमात इस्लामी के पास था और अब्दुल सत्तार अफगानी साहब मेयर थे। तो फिर एमकेएम की जब सियासत शुरू हुई तो फिर ये शहर एमकेएम के पास आ गया और 25-30 साल इनके पास रहा। फिर उसके बाद आपने देखा फिर उनके नेमतुल्लाह खान साहब आए, फिर उसके बाद मुस्तफा कमाल साहब आए। तो ये इन्हीं पार्टियों के दरमियान ये शहर रहा है। अब लाजमी सी बात है जब अवाम ने इनको रिजेक्ट करके पीटीआई को वोट दिया एमएनएम के जब ये 2024 के इलेक्शन हुए थे, तो फिर आपने वापस उन्हीं लोगों के सुपुर्द ये शहर क्यों कर दिया?
तो ये उन लोगों का कसूर है जिन्होंने इस लेकिन शहर के जावेद साथ ये साहब ज्यादती की यहाँ है पर इल्जाम कि तो शहर ये को भी है कि बानी पीटीआई जब वजीर आजम के ओहदे पर थे तो वो कभी भी कराची के अंदर 24 घंटे उन्होंने गुजारे ही नहीं। वो भी अब अगर कराची का विजिट भी करते थे तो 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर वापस इस्लामाबाद रवाना हो जाते थे। तो उनको नहीं चाहिए था कि इसके लिए भी कुछ सोचे? देखें ये प्रोपेगेंडे होते हैं। देखें आपको वो 24 घंटे स्टे करें या 2 दिन स्टे करें या 3 दिन स्टे करें, आप उस वक्त का रिजल्ट निकालें, उस वक्त के हादसा का रिजल्ट निकालें। सिंध का, मैं कराची की बात नहीं कर रहा, पूरे सिंध का निकालें। उस वक्त आप क्राइम का रेशो निकालें, अब जो क्राइम है उसका रेशो निकालें। उस वक्त जो बजट था और जिस तरह, क्योंकि उस वक्त हम अपोजिशन कर रहे थे और उस वक्त जो हमने अपोजिशन की थी उसका रिजल्ट, और आज जो अपोजिशन है, आज आप देख लेंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब बज़ाहिर तो अपोजिशन में, जमात इस्लामी बज़ाहिर अपोजिशन में, लेकिन उनके जो लिंक है जब आईनी तरमीम या कुछ होती है तो मौलाना फजलुर रहमान साहब हुकूमत का साथ देते हैं। तो ये बराए नाम अपोजिशन है, अवाम समझ चुकी है अब इनको। और आप आवाम को जब मौका देंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो उसकी उम्मीदें और जो भी वाबस्तगी है और जो वो समझती है कि बेहतरी ला सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई ला सकती है, बाकी कोई जमात नहीं ला सकती। बिल्कुल जावेद साहब, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि अवाम को स्टेबिलिटी की तरफ भी तो लेकर आना ना। अगर अवाम स्टेबिलिटी की तरफ ही नहीं आएगी तो वो किस तरीके से तमाम मसाइल से लड़ेगी? इस वक्त अवाम जो है वो स्ट्रीट क्राइम से परेशान है, बिजली से परेशान है, गैस से परेशान है, लोगों के घर में खाने को नहीं है, महंगाई इतनी उरूज पर है, अवाम कहाँ से तमाम तर चीजों को पूरा करेगी? जाहिर साहब आपसे जानना चाहूंगी, जैसे गाजी में भी हमने देखा है या फिर अभी भी इनिशियली हम देख रहे होते हैं। सवाल मैं देता हूँ कि जब पीटीआई, एक मिनट सॉरी अगर आप मुझे थोड़ा टाइम दें, कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट गई थी तो उस वक्त आपके रिजर्व कितने थे? उस वक्त आपकी इकोनॉमी जो थी, मईशत जो थी, कहाँ खड़ी थी और इस वक्त कहाँ खड़ी है? तो आप क्यों उन लोगों से उम्मीद रखते हैं जो जिन्होंने सिर्फ मुल्क में लूट मार के अलावा कोई काम नहीं किया? ठीक। तो आज आप देखें कि आपका वजीर दाखिला जो है वो कहता है कि जनाब 100 अरब रुपए मुल्क से 1 साल में चले गए। IMF कहता है 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई है। तो जाहिर सी बात है जब आप उन्हीं लोगों को जो आजमाए जा चुके हैं बार बार आजमाएंगे। आज मैं बड़ी बात आपने देखा शौकत खानम का भी वो हुआ था डोनेशन का, तो खान साहब जेल में और उसके बावजूद तकरीबन 50 करोड़ रुपए की डोनेशन उनको जमा हुई थी। तो जब वो इक़्तिदार में होंगे तो आप अंदाजा करें बैरून मुल्क पाकिस्तानी किस तरह पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। उन्हें ना धमकी देने की जरूरत होगी, ना उन्हें डराने की जरूरत होगी। वो खुद क्योंकि वो सब मुखलिस हैं, मुहिब वतन है और उन्होंने सारी जिंदगी पाकिस्तान को रिमिटेंस भेजे हैं। तो क्या वजह है कि आज वो इनके साथ जो है किसी भी किस्म का ताउन करने के लिए तैयार नहीं है? उसकी वजह ये ठीक है जावेद साहब, ये एक अलग सिनेरियो है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कराची के तमाम तर मसाइल की, कोई इसको हल करना बड़ा जरूरी है। जाहिद साहब आप क्या समझते हैं कि माजी में भी हमने ये देखा है इनिशियली जो वजीर आजम आते हैं या राउंड्स पर आते हैं वो 2 से 3 घंटे में यहाँ पर विजिट करके चले जाते हैं। आप समझते हैं कि वो आवाम का वो पेन, वो जो आवाम सफर कर रही है जिन प्रॉब्लम से, जिन फैसिलिटीज से, जो कि उनका हक है, बुनियादी हक है, जो उन तक नहीं पहुँच पा रहा, क्या वो समझ पाएंगे? जी देखें 18वीं तरमीम जो पास हुई थी, आपको याद होगा कि जब 2007 या 8 में 18वीं जावेद साहब आप तक आऊंगी कंटिन्यू। जावेद साहब आपसे इसका आंसर लूंगी। जावेद साहब आप कंटिन्यू करें। जी देखें आपने जो बात बोली ना बड़ी अच्छी बात बोली। मैंने आपसे पहले शायद पहले बात बोली कि जब एमक्यूएम से वोट लेना होता है ना, हमारे जब मरकज पर सब आते हैं, कोई जो मुस्लिम लीग हो, PTI हो या नून लीग हो या PPF पार्टी हो, तो वो बड़े वादे करते हैं कि हम यहाँ कराची में, हैदराबाद में दूध शहर की नहरें बहा देंगे, ठीक है। लेकिन होता ही है कि जब चले जाते हैं ना सब भूल जाते हैं। अच्छा इमरान खान साहब की मैंने मिसाल दी ना कि वो जो 1100 अरब का पैकेज एक दफ़ा ऐलान किया और 650 अरब का एक दफ़ा ऐलान किया, दोनों दफ़ा नहीं हुआ। यानी कि कुछ भी एक पाई भी कराची पे खर्च नहीं हुई। जो भी खर्च हुए एमक्यूएम के जो MNS फंड आए थे वही खर्च हुए सारे। और दूसरी बात देखिए ख्वाब देखने में कोई पाबंदी नहीं है। अब जैसे बात की ना कि 2024 के जब बलदियाती इलेक्शन हुए, अपना ये 2023 में बलदियाती इलेक्शन हुए, तो PTI को सिर्फ 3 टाउन मिले और 1,80,000 वोट के करीब मिले इनको। अगर इनको लोग वोट दे रहे होते तो इनके बाद इनका मेयर PTI का होता कराची में, इनके सारे टाउन 26 टाउन सब PTI के होते नहीं है। अब देखें 3 टाउन के पास है ना, अब 3 टाउन में कोई एक मॉडल यूसी दिखा दे। एक बात बता दे, उसके बाद जनरल इलेक्शन हुए थे उसका भी रिजल्ट बता दें कि उसमें आपके लोगों कितने वोट मिले और आप किस तरह असेंबली में बैठे हुए हैं। मैं बता रहा हूं, मुझे ये इसके बारे में बता दे जरा। जवाब तो देने। ठीक है जावेद साहब, अब देखो अब 3 टाउन जो है ना, तीन के बाद मैं एक सवाल किया था। जी मैं बता दूं आपके बिल्कुल सवाल जवाब दूंगा। 3 टाउन है ना इनके पास PTI के पास। अब कोई एक बता दें कि इनके इलाके में कोई एक मॉडल यूसी इन्होंने बनाई हो, कोई एक रोड बनाई हो, कोई एक काम किया हो कि 3 टाउन के पास है और सबसे बड़ा सदर टाउन है जो मेन यानी पूरा कराची सदर टाउन जाता है,
ठीक है, वहाँ चले हैं, वहाँ पे आपको सर्विस की प्रॉब्लम मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। शाह फैसल चले आए, मोमिनाबाद चले, इनके पास 3 जाहिद टाउन है। साहब ये तो एक बहुत तवील बहस है, जी। क्योंकि इस पे बहस अच्छा, दूसरी करना बात जो है ना- बिल्कुल कहते हैं ना कि वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि जी, जी। हमने डिलीवर होते हुए कहीं से भी नहीं देखा। अगर जी, बिल्कुल। डिलीवर हुआ होता तो वो वाज़ेह तौर पर वही मैं- कराची वही पे मैं कह रहा हूँ, दिखता और देखिए, कराची पे हाँ। की आवाम को भी उसका तमाम तर चीजों फिर का हम ये पता बात ही होता नहीं कि कर हम पे सकते, ये जब डिलीवर हुआ deliver होता तो है। हम जाहिद साहब, अब प्रोग्राम वाली बलदियाती बात नहीं कर इलेक्शन का सकते। टर्नओवर जो टाइम है इस वक्त हम देख रहे हैं कि जी। बिल्कुल कंप्लीट पर है, और आप क्या समझते हैं कि इस बार आप लोग इन होना चाहेंगे या जी, इस बिल्कुल, वक्त इस तमाम दफा तर तो चीजों बिल्कुल को देखिए, इस दफा देखिए, सीरियसली तौर पर हम इसको जो है आगे ना- कंटिन्यू करेंगे आप जी बिल्कुल, अब ये जो 2027 हमारे इलेक्शन आ रहे हैं, बलदियाती इलेक्शन, इससे एमक्यूएम भरपूर ताकत से हिस्सा लेगी, भरपूर हिस्सा लेगी। और जो है ना, जो क्योंकि देखिए कराची में हमेशा जब भी एमक्यूएम आई है, एमक्यूएम ने मसले हल किए हैं। फारूक भाई का दौर हो या मुस्तफ़ा कमाल भाई का दौर हो या वसीम अख्तर भाई का दौर हो, जो भी कुछ काम हुए कराची में, इन्हीं के दौर में काम हुए, इसके अलावा कभी भी काम नहीं हुए। आप जो भी कहते हैं ना, जमात इस्लामी जितनी 3 दफ़ा आई है, तीनों दफ़ा ऐसे हुआ जब एमक्यूएम ने बाइकाट किया, तभी 3 दफ़ा आ सकी है, वरना इसके अलावा कभी नहीं आ सकी। अभी इस दफ़ा हमने टेक्निकल तौर पे बाइकाट किया कि हमारे साथ जाती हो रही थी, हमने बाइकाट किया। लेकिन जब 2027 के इलेक्शन, अभी कंटोनमेंट के इलेक्शन ड्यू है, जुलाई अगस्त में इंशाल्लाह हम उसमें हिस्सा लेंगे। फिर ठीक है। 2027 में बलदियाती यानी इलेक्शन होगा। स्ट्रेटजी और प्लानिंग है इस बार जी, आपकी। बिल्कुल। जावेद साहब, आपसे भी लास्टली कमेंट चाहूंगी, आपकी तैयारी कैसी है? बलदियाती इलेक्शन में इन होंगे? देखिए, हमारी तैयारी तो हमेशा से रही है, लेकिन हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो आपको पता है कि ना जलसे कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ना हमारा निशान है। और हमारे जो उम्मीदवार थे, तो जब तक ये सियासी अमल साफ और शफाफ नहीं होगा, आवाम इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपने देखा 2024 में भी दुनिया भर ने इसकी मजम्मत की, और इस वक्त आवाम लिसानी और सियासी जमातों के बजाय कौमी जमात को वोट देना चाहती है। और इस वक्त कौमी जमात जो पूरे पाकिस्तान में है, 4-5 सूबों में है, वो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई है। ठीक है नाज़रीन, आज का पूरा जो प्रोग्राम जो कि हमने डिस्कशन का पार्ट बनाया वो कराची शहर को बनाया, क्योंकि ये वो लवारिस शहर है जिसका वारिस कोई नहीं दिखाई दे रहा। हर तरफ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से गंदगी है, किस तरीके से रोडों का हाल है, स्ट्रीट क्राइम उरूज पर पहुंच चुका है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, बेसिक नेसेसिटीज़ जो आवाम तक पहुंचनी चाहिए वो मैसर नहीं है। उम्मीद यही की जा रही है कि आगे जिस तरीके से वक्त गुजरता जा रहा है, अल्लाह करे कि कराची को कोई ओन करने वाला, कोई देखने वाला पैदा हो। हमारे साथ दोनों मौजूद गेस्ट मौजूद थे। जाहिद मंसूरी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जावेद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुझे अपनी मेज़बान कुरत नैन बख्श को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।